हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CHO MCQ सीरीज़ पार्ट 9 के अंदर। इसके अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग MCQ डिस्कस करेंगे जो CHO जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट MCQ है आपके सामने ये रहा। द टिटेनी कैन प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। टिटेनी जो है वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपर मैग्नीसीमिया, ऑप्शन सी है हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन डी है हाइपोनेट्रीमिया। जब भी किसी के आगे हाइपो लगता है तो उसका मतलब होता है कम, और जब हाइपर लगता है तो वो क्या है, ज़्यादा। तो जो है टिटेनी किसके डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, आपको जवाब देना है। किसकी वजह से होता है? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। और हाइपोकैल्सीमिया जो है ना, हाइपो जो कैल्सीमिया है ये उन मरीजों के अंदर रहता है जो किसके होते हैं, हाइपो पैरा थायरॉयडिज्म। हाइपर पैरा जो थायरॉयडिज्म रहता है उसके अंदर क्या होता है, हाइपो पैरा थायरॉयडिज्म वाले मरीजों के अंदर क्या होता है, हाइपो कैल्सीमिया होता है। इसके अलावा और भी एसोसिएटेड डिजीज़ रहती है हाइपोकैल्सीमिया, और भी डिजीज़ के अंदर हो सकता है, लेकिन जो मेनली होता है वो किसके अंदर होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर। इसका क्या रीज़न है, जो अपनी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो नंबर में 4 होती हैं, और वो क्या करती हैं, PTH हार्मोन रिलीज़ करती हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करती हैं। ये जो PTH हार्मोन होता है ये क्या है, कैल्शियम और फोस्फोरस और कैल्शियम का रेगुलेटरी हार्मोन होता है। जब ये कम होगा तो क्या होगा, कैल्शियम कम होगा, और कैल्शियम कम होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, और ऐसी कंडीशन के अंदर टेटेनी प्रोड्यूस होता है। तो टेटेनी के अंदर क्या होता है, मरीज़ के अंदर जो पेरिफेरल नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है और इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम अपन पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं ओपिस्टोटोनस जो अपन पढ़ते हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसको डिटेक्ट करने का टेटेनी को। इसके अंदर क्या होता है, आदमी धनुषाकार बन जाता है, इतने स्पाज्म आता है, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अपनी डायफ्राम मसल इसके अंदर इन्वॉल्व होती है तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो मरीज़ है वो रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर भी चला जाता है। इसीलिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी जो नर्सेज की ऐसी कंडीशन के अंदर, वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करना, उसके सिम्टम को मॉनिटर करना अपना इम्पोर्टेंट काम रहता है। तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, टिटेनी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट MCQ अपना, इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया के अंदर अपन 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम पढ़ते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम पढ़ते हैं, एक होता है ट्राउजर्स और एक होता है वॉस्टेक सिम्टम। तो ट्राउजर्स के अंदर क्या होता है, मान लो ये आदमी का किसी का हाथ है और अपन यहाँ पे BP कफ इन्फ्लेट करते हैं तो इसके हाथ के अंदर स्पाज्म आते हैं, इसका मतलब इसको क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राउजर साइन। वॉस्टेक साइन के अंदर क्या होता है, अपना जो फेस है, फेस पे जो क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है वो कौन होती है, 7th नंबर क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व रहती है, वो सप्लाई करती है। जब अपन फेस को एक साइड से ऐसे टैप करेंगे तो टैप करने से क्या होगा, उस साइड मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ट्विचिंग होगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉस्टेक साइन। ये दोनों साइन किसके अंदर देखे जाते हैं, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट MCQ जो है अपना, क्लेब्स-लॉफलर बेसिलाई इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया का नाम क्लेब्स-लॉफलर बेसिलाई है? ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ऑप्शन बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। ये जो ऑप्शन डी के अंदर लैक्टोबैसिलस लिखा है, इसका जो पूरा नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये क्या है, अपना जो वेजाइना है उसका हेल्थी बैक्टीरिया जिसको माना जाता है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस को माना जाता है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लेब्स-लॉफलर बेसिलाई बोला जाता है। किसको, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और ये किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, डिप्थीरिया बीमारी का। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसका इंक्यूबेशन बहुत कम रहता है, कुछ घंटों का रहता है, और क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी क्या करता है, टिटनेस की बीमारी करता है। नेक्स्ट MCQ अपना, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रोनाल्ड रोस ने, बी है रॉबर्ट कॉच ने, ऑप्शन सी है बेंटिंग एंड बेस्ट ने, ऑप्शन डी है लुइस पास्चर ने। तो लुइस पास्चर के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर है, पास्चराइजेशन इन्होंने दिया था, न्यूट्रिशन के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो रोनाल्ड रोस जो है इसने क्या दिया था, मलेरिया की साइकिल को फर्स्ट डिस्कवर किया था रोनाल्ड रोस ने। रॉबर्ट कोच भाई साहब कौन से थे, TB वाले बैक्टीरिया की खोज करने वाले थे। तो नेक्स्ट MCQ अपना,
राइस वाटर स्टूल इज़ ए टिपिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ, है ना। राइस वाटर स्टूल जो है ये किसकी फाइंडिंग है? कॉलेरा की, टाइफॉइड की, अल्सरेटिव कोलाइटिस की या मीजल्स की। तो आपको बताना है राइस वाटर स्टूल जो है ये किसके अंदर होता है? कॉलेरा वाले बीमारी के अंदर राइस वाटर स्टूल होता है। टाइफॉइड के अंदर जो डायरिया का पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है? पी सूप रहता है। कैसा रहता है? पी सूप टाइप का बैक्टीरिया जो डायरिया है वो रहता है टाइफॉइड के अंदर। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी है, कोलोन का इन्फ्लामेशन वाली जो बीमारी है, इसके अंदर ब्लडी डायरिया होता है। कैसा होता है? ब्लडी डायरिया होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे सिक्रिएशन बढ़ते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? ब्लडी डायरिया होता है। मीजल्स के अंदर डायरिया की फाइंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट MCQ, MMR वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। MMR की जो वैक्सीन है ये कौन सी बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? एक्सेप्ट वन पूछा है, तो जिसको नहीं करती है वो बताना है। ऑप्शन ए है मम्स, ऑप्शन बी है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है रूबेला, ऑप्शन डी है रूबियोला। तो जो MMR है, ये जो 3 वर्ड है MMR, इसके अंदर ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। MMR, M का मतलब होता है मम्स, इस M का मतलब है मीजल्स और इसका R का मतलब है रूबेला। तो मम्स, मीजल्स और रूबेला इन तीनों को प्रोटेक्ट करने वाली जो वैक्सीन है वो कौन है? MMR वैक्सीन। तो किसको प्रोटेक्ट नहीं करती है? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस को MMR की वैक्सीन प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये जो रूबेला है इसको अपन बोलते हैं जर्मन मीजल्स, और जो रूबियोला है इसको अपन क्या बोलते हैं? मीजल्स। मीजल्स किसको बोलते हैं? रूबियोला को, और रूबेला को क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स। इन दोनों के अंदर कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों वर्ड कैसे हैं? सिमिलर से दिखते हैं और इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मीजल्स का कौन सा है और जर्मन मीजल्स का कौन सा है। नेक्स्ट MCQ अपना, HIV वायरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, है ना। HIV जो वायरस है ये कौन से ग्रुप से, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए फ्लेवी वायरस, ऑप्शन बी रेट्रो वायरस, ऑप्शन सी रेब्डो वायरस और ऑप्शन डी है हेब्डा वायरस। ये जो फ्लेवी वायरस है ये खुद एक बड़ी फैमिली है और इसके अंदर सब टाइप रहते हैं। ये जो रेट्रो, रेब्डा और हेब्डा लिखा है ये इसके सब टाइप है, किसके? फ्लेवी वायरस के। और जो HIV का वायरस रहता है ये कैसा है? रेट्रो वायरस है, और ये मुझे नहीं लगता किसी को पता नहीं है, ऑलमोस्ट सबको पता है HIV वायरस कैसा है, रेट्रो वायरस है। HIV की जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? एड्स का। किसका है? एड्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? HIV वायरस। HIV वायरस का जो विंडो पीरियड होता है ये बहुत लंबा होता है, अराउंड 6 मंथ के अराउंड रहता है, और इस दौरान मरीज़ को खुद को पता नहीं होता है कि उसको क्या हो चुका है, HIV का इन्फेक्शन। ये एक बीमारी कैसी है? क्योरेबल नहीं होती है। इसके अंदर जो अपन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं ART, जो बहुत सारे भारत के अंदर ART सेंटर खुले हुए हैं, इसके अंदर जो अपन मेडिसिन देती है वो मेडिसिन इसको क्योर नहीं कर सकती, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। वो क्या करती है? मरीज़ अगर 5 साल जी रहे तो उसकी उम्र 10 साल कर और बढ़ा देगी। तो इसका मतलब क्या होता है? वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है, लेकिन इस बीमारी को क्योर नहीं करता है। जब भी आपको पूछा जाए एड्स क्योरेबल डिजीज़ नहीं होता है। इसके अंदर जो 1 दिसंबर को अपन जो डे सेलिब्रेट करते हैं और इसकी अलग अलग थीम आती है हर साल एड्स के लिए, वो रहता है 1 दिसंबर को अपन कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? जो है एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबोर्न, है ना। कौन सी बीमारी है जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलती है? तो मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है ये तीनों क्या है? हाईली कंटामिनेटेड डिजीज़ है और एयरबोर्न ड्रॉपलेट डिजीज़ है। लेकिन जो पोलियो वायरस है, पोलियोमेलाइटिस है, ये किससे होता है? फीको ओरल रूट से फैलता है। किससे फैलता है? फीको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारी है। ये कैसी है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट डिजीज़ नहीं है। मीजल्स का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है, जो अपन पढ़ते हैं पैरामिक्सो वायरस की जो फैमिली पढ़ते हैं उससे होता है। चिकन पॉक्स जिससे होता है उसको अपन बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर। क्या नाम देते हैं? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जो जोस्टर है इसकी क्या खासियत है? जब ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो क्या करता है? चिकन पॉक्स, और जब ये निकलेगा तो क्या करेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स डिजीज। जो हर्पीस जोस्टर करते हैं अपन, हर्पीस जोस्टर बीमारी कौन करता है? वेरिसेला ही करता है। जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो क्या करता है? चिकन पॉक्स। और जब आपका इम्यून सिस्टम जो डाउन हो जाएगा ओल्ड एज के अंदर, तब क्या करेगा? ओल्ड एज के अंदर या आपको कोई और बीमारी लगी और उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जो डेवलप होगा वो क्या होगा? हर्पीस जोस्टर। ट्यूबरक्लोसिस को जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई रहता है, जो किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट MCQ अपना,
विच इन्फेक्शन सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज मोस्ट डेंजरस, है ना। डेंगू जो वायरस है इसका कौन सा सब टाइप है वो ज़्यादा डेंजरस रहता है अपने लिए? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो जो टाइप 2 होता है ये कैसा होता है? डेंगू हेमरेजिक फीवर रहता है ना। जो हेमरेज कराता है वो ज़्यादा क्या हो सकता है अपने लिए? घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। जो टाइप 2 डेंगू वायरस जो है वो क्या है? ज़्यादा जानलेवा, ज़्यादा डेंजरस होता है। डेंगू के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट पे अटैक करता है डेंगू वायरस और प्लेटलेट डाउन को कम करता है। प्लेटलेट के जो काउंट्स होते हैं उसको कम कर देता है, उसकी वजह से अपने अंदर क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। नॉर्मल प्लेटलेट जो काउंट रहते हैं वो रहते हैं 1.5 से 4.5 लाख के आसपास। कितने रहते हैं? 1.5 से 4.5 लाख के आसपास जो है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर 50,000 से कम प्लेटलेट चली जाती है, इसका मतलब आप ब्लीडिंग की रिस्क पे चले गए हो। और अगर 20,000 से कम हो जाए तो आपको क्या हो सकता है? सडन हेमरेज हो सकता है, बहुत सीवियर हेमरेज हो सकता है, जानलेवा हेमरेज हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या है जो है RDP या SDP जो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं प्लेटलेट की, है ना। नेक्स्ट जो अपना MCQ है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन फॉर हाउ मनी डिजीज इज डन इन इन्फेंट, है ना। स्टार्टिंग जो अपनी की थी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, वो उसके अंदर कौन सी 6 डिजीज़ इन्वॉल्व थी, है ना। कितनी थी? 6 डिजीज़ इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर जो इसका जो प्राइमरी पर्पज़ था क्या था? 6 किलर डिजीज़ को प्रिवेंट करना, है ना। 6 क्या है? किलर डिजीज़ थी इन्फेंट के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना था, जो 1978 के अंदर क्या हुआ था? 1978 के अंदर एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। बाद में इसको रीनेम्ड करके 1985 के अंदर क्या बना दिया है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम घोषित कर दिया गया था, इसी का रीनेम्ड हुआ था। और इसके अंदर जो 6 किलर डिजीज थी वो और कौन कौन सी थी? एक तो था पर्ट्यूसिस, एक था डिप्थीरिया, एक क्या था? ट्यूबरक्लोसिस, एक था टिटनस, और एक क्या था? मीजल्स, एक क्या था? पोलियो, है ना। ये बीमारियां जो थी इन्फेंट के अंदर ज़्यादा हो रही थी, और उस टाइम जो शेड्यूल बना था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसको अपने नाम क्या दिया? 6 किलर डिजीज़ के लिए बना था। उसके बाद में जब ये यूनिवर्सल बना और इसके अंदर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुए तो बहुत सारी और वैक्सीन ऐड हुई थी। लेकिन स्टार्टिंग जब हुई थी इसकी तो किसके लिए हुई थी? 6 किलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हुई थी। वो 6 किलर डिजीज़ कौन कौन सी थी? एक तो पर्ट्यूसिस था, डिप्थीरिया था, टिटनस था, ट्यूबरक्लोसिस था, मीजल्स था, और ये क्या था? पोलियो। तो नेक्स्ट MCQ अपना, द डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन टाइफॉइड फीवर, है ना। जो टाइफॉइड फीवर आता है उसके लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? आपको ये जवाब देना है। हेयर टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, विडाल टेस्ट और स्मिथ टेस्ट। हेयर टेस्ट अपन देखते थे बाइल साल्ट के लिए, किसके लिए था? बाइल साल्ट यूरिन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं ये देखने के लिए। एलाइजा टेस्ट सेंसिटिविटी टेस्ट है HIV वायरस का, कन्फर्मेटिव नहीं है। सेंसिटिविटी जो टेस्ट है वो क्या है? एलाइजा है। इम्यून एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट, ऐसे इसकी फुल फॉर्म थी, और ये किसके लिए थी? HIV का सेंसिटिविटी टेस्ट है। और कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा था? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हमने पढ़ा था। विडाल टेस्ट जो है ये किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है? टाइफॉइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ना, मोस्ट कॉमनली जो है विडाल टेस्ट। ऑप्शन डी के अंदर स्मिथ टेस्ट लिखा है, ये बाइल पिगमेंट के लिए था। किसके लिए था? बाइल पिगमेंट यूरिन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए अपन ने जो पढ़ा था वो क्या था? स्मिथ टेस्ट। नेक्स्ट MCQ अपना, मसल्स वास्टिंग डिजीज़ इज, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मसल्स वास्टिंग होती है? एड्स, TB और हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस वर्ड लिखा है ये लीवर का इन्फ्लामेशन है, इसके अंदर क्या है? मसल्स की वास्टिंग नहीं होती है। ऑप्शन बी के अंदर TB लिखा है, यही क्या है? मसल्स वास्टिंग डिजीज़ है। जब भी आपको जो है TB का इन्फेक्शन होता है तब जो है डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेता है तो आपको क्या पूछता है? लास्ट कुछ दिनों से आपका कुछ वेट रिड्यूस हुआ है या नहीं। वो जो रहता है वो किसके लिए रहता है? TB के लिए इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये मसल्स वास्टिंग डिजीज़ होती है ना। क्रोनिक कफ 21 डेज से ज़्यादा अगर आपको कफ है, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपके अंदर TB को सस्पेक्ट किया जाता है। एड्स के अंदर मसल्स वास्टिंग होती है लेकिन बहुत लेटर ऑन होती है, इनिशियल कंडीशन के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट MCQ अपना है, द वैक्सीन ऑफ रेबीज़ कम्स अंडर, जो वैक्सीन है रेबीज़ की ये कौन सी वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और टॉक्सॉइड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन होती हैं? तो इस MCQ का जवाब आपको कब देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है रेबीज़ वैक्सीन कैसी है। कल इसका करेक्ट आंसर बता के नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग करेंगे अपन। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्या करना है, अगर आपको एक कंटेंट समझ में आ रहा है तो आपको इस
चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना है। थैंक यू।